टूल अंकिता हत्याकांड में धामी सरकार का एक्शन। पुलकित के रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। देवभूमि में अंकिता के इंसाफ के लिए लोगों में आक्रोश। अंकिता मामले पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। नैनीताल में 5 रिसोर्ट सील। एक ही दिन में 5 रिसोर्ट को किया गया सील। अंकिता हत्याकांड रिसोर्ट को किया गया ध्वस्त। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ऊखीमठ में चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान 5 कर्मचारी अनुपस्थित। जिलाधिकारियों ने कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तराखंड में बारिश का कहर। बारिश से 2 ग्रामीणों की मकान खतरे में की जद में। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सीएम धामी पहुंचे नानकमत्ता। सीएम धामी ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। बाबा हरवंश सिंह, बाबा फौजा सिंह को दी श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देवभूमि को शर्मसार करने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड में आक्रोश बना हुआ है। यमकेश्वर विधानसभा के कौड़िया गांव में स्थित रिसोर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या मामले ने लोगों का दिल दहला दिया। बता दें कि अंकिता बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। पिता ने मजदूरी का काम छोड़ दिया था। मां आंगनवाड़ी में काम करती है। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अंकिता ने रिसोर्ट में नौकरी करना शुरू किया था, लेकिन ये किसी को रास नहीं आया और 18 सितंबर को अंकिता रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, जिसकी हत्या जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। अंकिता भंडारी को न्याय दो। अंकिता मर्डर केस यानी कि एक ऐसा मामला जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा मामला जिसने हमें ये दिखाने पर मजबूर कर दिया कि बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। बता दें कि उत्तराखंड की कौड़े गांव की रहने वाली अंकिता, जो कि एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, जो कि 18 सितंबर को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, जिसकी हत्या कर दी गई। वहीं अंकिता हत्याकांड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेजी से काम कर रही उत्तराखंड पुलिस ने चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद किया। एसडीआरएफ ने चीला बैराज से अंकिता भंडारी का शव ढूंढकर ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की जानकारी दी। अंकिता भंडारी की हत्या से पूरा उत्तराखंड सुलग गया। अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल ग्रामीणों ने अंकिता भंडारी के हत्या आरोपी के रिसोर्ट वनंतरा में तोड़फोड़ की थी। पुलकितारी की इस फैक्ट्री के बनने के कई साल के बाद वनंतरा रिसोर्ट को बनाया गया था। ये रिसोर्ट पुलकित की अय्याशी का अड्डा था। फैक्ट्री में भी कई अनैतिक कार्य होने का आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना को काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप निरीक्षक रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से त्वरित जांच के आदेश दे दिए हैं। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोल लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिसोर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई। सीएम ने कहा, हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, आरोपियों के खिलाफ अदालत में 1 माह में चार्जशीट दाखिल करते हुए सख्त सजा दिलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है डीआईजी की अध्यक्षता में
एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है। इस बीच प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले और पानी में डूबने से मौत दिखाई गई। संभवतः अंकिता के साथ मारपीट की गई और फिर उसे नहर में धकेल दिया गया, जिससे साफ पता चलता है उसके साथ ताकत आजमाई गई। अंकिता का पोस्टमार्टम ऋषिकेश स्थित एम्स में किया गया था, जिसके बाद उसकी बॉडी परिवार को सौंप दी गई। लेकिन अंकिता भंडारी के परिजनों का अंदेशा है कि प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल हो सकता है और इसके चलते परिजनों ने सरकार से दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई। कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड के ये संस्कार नहीं है। फिलहाल अंकिता मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर देश की बेटी कब सुरक्षित होंगी? ऐसे अपराध कब तक सहती रहेंगी बेटियां? हर किसी के जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर बेटियां कब सुरक्षित होंगी और कब तक ऐसे जुर्म को सहती रहेंगी बेटियां, और आखिर कब अंकिता को इंसाफ मिलेगा? सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उनके पिताजी ने सभी से अपील की है। अभी ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सैल्यूट करता हूं कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप कृपया सब लोग जो है, क्योंकि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका, जो अभी तक साथ दिया है। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे समय में चूँकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूँकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सज़ा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सज़ा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सज़ा होगी। किसी तरीके से उठती है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, क्या सरकार इस दिशा में कुछ सोचे कि कंपनी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी सरकारी सहायता हो या अन्य जो भी सहायता हम लोग कर सकते होंगे वो करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में विभिन्न गेस्ट हाउस और रिसोर्ट पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर नैनीताल जिले के धानाचोली क्षेत्र में 5 रिसोर्ट को सील किया गया। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को विभिन्न होम स्टे एवं रिसोर्ट की जांच की गई। तय मानकों में खामियां पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देशों पर एक ही दिन में 5 रिसोर्ट को सील किया गया। गौरतलब है कि पौड़ी में लक्ष्मण झूला में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम सभी जिलाधिकारियों को तमाम होटल और रिसोर्ट की स्क्रूटनी करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिए थे कि यदि किसी भी होम स्टे रिसोर्ट में किसी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताजे मामले में ऋषिकेश लक्ष्मण झूला में अंकिता हत्याकांड के आरोपी रिसोर्ट मालिक की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिसोर्ट को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई। मुख्यमंत्री का यह भी संदेश है कि गलत करने वाले की जगह सिर्फ जेल में है। और खबर उत्तराखंड से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ऊखीमठ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 5 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जबकि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कक्ष में
पत्रवालिया अव्यवस्थित ढंग से पाए जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आशुतोष बेंजवाल का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के मुख्य फार्मासिस्ट कक्ष, मुख्य प्रशासनिक कक्ष, केंद्रीय औषधि भंडार, दिव्यांग अनुभाग, पत्र प्रेषण सहित विभिन्न पटलों का जायजा लिया है। इसी बीच कुल 5 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसमें से 2 कर्मचारियों का 2 दिन से अवकाश पर होना बताया गया है। वहीं जिलाधिकारी के अवकाश पर गए कर्मचारियों के आवेदन पत्र मांगे जाने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अवकाश से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपस्थिति पंजिका का दैनिक रूप से अवलोकन करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में बंद पड़ी बायोमेट्रिक मशीन को प्राथमिकता के आधार पर चालू करवाने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए गए हैं। और रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कोरखी के निकट सुरक्षा दीवार का निर्माण न होने और क्षेत्र में निरंतर हो रही मूसलाधार बारिश से 2 ग्रामीणों की मकान खतरे की जद में आ गई है, जिससे ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर खतरे की जद में आए मकानों में रात गुजारने को विवश बने हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगर आने वाले दिनों में बारिश का होना जारी रहेगा तो 2 परिजनों के 11 सदस्यों पर कभी भी प्रकृति का कहर बरस सकता है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि नेशनल हाईवे के ऊपरी हिस्से में सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए कई बार शासन प्रशासन व नेशनल हाईवे के अधिकारियों से गुहार लगाई गई है, मगर प्रभावित परिवार की गुहार सुनने को कोई राजी नहीं। उनका कहना है कि मूसलाधार बारिश के कारण मकान के निचले हिस्से में भूस्खलन निरंतर जारी है और बारिश अधिक होती है तो मकान कभी भी धराशायी होकर बड़ी जनहानि होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नानकमत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस अवसर पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट किया गया। इसके पश्चात पुष्कर सिंह धामी ने डेरा कार सेवा पहुंचकर बाबा हरबंश सिंह, बाबा फौजा सिंह, बाबा टहल सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान सीएम धामी ने नानकमत्ता शहर का नाम श्री नानकमत्ता साहिब करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नानकमत्ता साहिब में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन के लिए हेली सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। धामी ने कहा कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले गुरुओं के पराक्रम, तपस्या, त्याग और बलिदान, साथ ही उनके संस्कार व व्यक्तित्व की युवा पीढ़ी में झलक हो, इसलिए हमें अपने गुरुओं को याद करना होगा। आज के दौर में कभी आपने सुना नहीं होगा कि अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल दिलवा रहे हो, लेकिन कुमाऊं के बागेश्वर जिले का राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपकोट प्राइवेट स्कूलों को मात देकर एक आदर्श विद्यालय के तौर पर अपनी अलग मिसाल पेश कर रहा है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय कपकोट की व्यवस्था और शिक्षकों का शिक्षा के प्रति समर्पण अभिभावकों को अपनी ओर खींच रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 2016 के बाद हर साल एडमिशन के वक्त प्राइवेट स्कूल में लंबी कतारें लगी थीं, लेकिन वर्तमान में आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट में अच्छी पढ़ाई को लेकर छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अभी प्राथमिक विद्यालय में छात्र की संख्या 282 है। यहाँ के बच्चे हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेलकूद, कला और अन्य गतिविधियों में भी यहाँ के बच्चे कमाल कर रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की नींव सन 1872 में रखी गई थी। लगभग 150 साल पुराना स्कूल आज प्रधानाचार्य ख्याली दत्त शर्मा के नेतृत्व में प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। इस विद्यालय में शिक्षक सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, 8 घंटे की ऑफिशियल ड्यूटी के बाद भी 12 से 14 घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे को यहाँ प्रेयर से लेकर गेम्स तक बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हमको आदरणीय मंजू मैम, किरण मैम, शर्मा सर, एठानी सर ये सब हमको पढ़ाते हैं। और हम शाम को नाइट क्लास में भी आते हैं, छुट्टी के दिन भी पढ़ते हैं और हमको यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। वहीं कपकोट तहसील शैक्षिक संचुकांक में पिछड़े पायदान में होने के बाद भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपकोट के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की चर्चाएं हो रही हैं। कपकोट क्षेत्र के तल्ला, मल्ला और विचला दानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अधिकतर बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और मेरा नाम गरिमा वाजपेयी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल में बहुत अच्छे चीज़ें हैं और यहाँ मुझे खेल बहुत अच्छे लगते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपकोट में अध्ययन कर रहे छात्र और छात्राएं भी सरकारी स्कूल से खुश हैं। इन्हें सभी प्रकार की संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो एक प्राइवेट स्कूलों में उपलब्ध होते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि विद्यालय को सहयोग देने में जिलाधिकारी सहित स्थानीय लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। विद्यालय 2016 में मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में खुली हुई, उसी के क्रम में यह भी विद्यालय मॉडल के रूप में आदर्श विद्यालय की श्रेणी में आया और तब यहाँ छात्र संख्या मात्र 40 थी और जिस प्रकार से राजकीय शिक्षा के बच्चों को थोड़ा कमतर आंका जाता है तो इसी श्रेणी में कुछ आंका जाता था। तो सबके सहयोग से चाहे तत्कालीन जिलाधिकारी में हो चाहे हमारे शिक्षा अधिकारी हो, उन सबके सहयोग साथ से विद्यालय निरंतर प्रगति करते रहा। इन सब में महत्वपूर्ण है कि हमारी एसएमसी हमारे पेरेंट्स ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करी। तब एसएमसी ने पूरा ध्यान रखा है। मेरे पास 4 टीचर एसएमसी के द्वारा जहाँ डे रूटीन का विद्यालय 1 बजे तक विद्यालय होता है तो उसके बाद की गतिविधियों को संचालित करने में मेरे एसएमसी में चाहे वो भवन भैया जी हों, गजेंद्र सर हों, उन सब के सहयोग से मेरे पास एक्स्ट्रा टीचर्स मिलते हैं जिससे हम अपनी क्वालिटी को कमतर नहीं होने देंगे। आने वाले समय में यदि हमारे पास रेगुलर टीचर होगा तो और भी हम बेहतर उसको कर पाएंगे। आशा है आगे भी विद्यालय प्रगति करेगा। वैसे तो उत्तराखंड के सभी विद्यालय साल 2016 से लेटेस्ट मॉडल और एजुकेशन पर चल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील में प्रधानाध्यापक ख्यालीदत्त शर्मा के शिक्षा के प्रति समर्पण ने बागेश्वर जिले का नाम रोशन करके अन्य विद्यालयों के लिए एक नजीर पेश की है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां ग्रामीण अस्पतालों में जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि देहरादून के अस्पताल में एक महिला जिसकी पैर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद महिला पैर की गंभीर चोट की सर्जरी के लिए पहुंची थी, जहां महिला की पैर की सर्जरी की जा रही थी, लेकिन 23 सितंबर को पुनः सर्जरी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। चिकित्सकों ने उनकी सर्जरी की, लेकिन जब उन्हें वार्ड में लाया गया तो पेट पर स्टेपल था। परिवारजन ने ये नहीं समझ पाए कि सर्जरी पैर की हुई तो चीरा पेट पर क्यों लगाया गया। अस्पताल स्टाफ ने भी इसका कोई सही जवाब नहीं दिया। शनिवार रात महिला की मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर मृतका की किडनी निकालने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम में मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक हम जो है कॉज ऑफ जो डेथ है उसका भी जो है पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि इनर ऑर्गन जो है वो सेफ है या नहीं। क्या आपका वर्जन है, क्यों ये शिकायत कर रहे हो और क्या पूरा मामला है? ये बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे कि एक मरीज हमारे यहाँ पे एडमिट थे, मतलब पिछले 1.5 महीने से ऑलमोस्ट एडमिटेड थे। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और शायद क्रश इंजरी थी, तो ऊपर का जो स्किन वगैरह थी वो पूरी तरह से डैमेज थी। तो फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट होना था, उसमें जो ऑपरेशन होना था वो हड्डी वालों ने अपना कर दिया था। उसके बाद मरीज अपना घर लेके चले गए थे। उसके बाद 2 या 3 दिन पहले इनको वापस बुलाया गया कि क्योंकि ऊपर मसल की भी इंजरी थी और ऊपर मांस भी फटा हुआ था, तो मांस को रिपेयर करना था। तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी से एक ऑपरेशन होना था जिसमें उनके ऊपर फ्लैप लगना था। फ्लैप बेसिकली ये होता है कि कहीं और से स्किन लेके उस वाले जहाँ पे स्किन डैमेज होता है उसके ऊपर वो लगा देते हैं ताकि वो रिकवरी हो सके। तो इस केस में क्या हुआ है कि डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया था कि या तो
दूसरे पैर से हम फ्लैप लेंगे या हम पीठ के हिस्से से फ्लैप लेंगे और आपके पैर पे ऊपर लगाया जाएगा। मामला ये था, मेरी बहन पिछले महीने 15 तारीख को और ससुराल में उनके एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा पैर में चोट थी, जिसके लिए हम इंद्रेश में 15 तारीख को ही आ गए थे पिछले महीने। 1 महीने सही से इलाज चला। जब डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं, प्लास्टर काट के वो डिस्चार्ज करते हैं कि सब ठीक है, अब नॉर्मल है, सर्जरी के लिए एक हफ्ते बाद आपको आना पड़ेगा। लेकिन जब कल हम सर्जरी के लिए आए परसों 23 तारीख को, तो सुबह ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं कि सर्जरी करनी है, तो अब ले जा लेते हैं। तो शाम को जब वो बॉडी देते हैं तो अचानक बोल देते हैं कि उनकी तबीयत खराब हुई और जिसके थोड़ी देर बाद वो तुरंत। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई में अपने निजी आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार आदर्श समाज की संकल्पना को साकार करते हैं। उनकी विचारधारा के माध्यम से ही समग्र राष्ट्र नहीं, समग्र विश्व का विकास हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की पहुंचे, जहां हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एक होटल में पत्रकार वार्ता की। इसी दौरान रमेश पोखरियाल ने कहा कि बीजेपी पहली बार हरिद्वार में मजबूत बोर्ड बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में बीजेपी को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ ही सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पहली बार इस जिले में बीजेपी का रेगुलर बोर्ड बनने जा रहा है। लोगों में बीजेपी को लेकर बहुत उत्साह है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किए गए कार्यों पर मुहर लगाई है। लोगों का विश्वास है कि केवल भाजपा की सरकार चल सकती है और भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश विदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में पंचायत विभाग में बड़े कार्य हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि गांवों तक मोदी सरकार ने बहुत बजट दिया और योजनाएं पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि अंतिम छोर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए गांव ही बड़ा माध्यम है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में निशंक ने कहा कि इस मामले में भाजपा संगठन ने तेजी से कार्रवाई की है। हरिद्वार में हम भारी बहुमत से जीत की ओर हैं। हम अपना बोर्ड बनाएंगे और निश्चित रूप में लोग ये सोचते हैं कि यदि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, यदि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो फिर हरिद्वार में भी, जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। ये लोगों के मन मस्तिष्क में है और आपको इस बात को लेकर के आपको भी खुशी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और यहाँ हरिद्वार में भी उसका बहुत तेजी से व्याप और तेजी से बढ़ रहा है। और हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। त्रिस्तरीय चुनाव की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कड़ी कार्रवाई में शनिवार को IIT रुड़की के दीक्षांत भवन में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे व एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने ब्रीफिंग की। इसी दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि चुनावी ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी किसी भी प्रत्याशी और उसके समर्थक के यहाँ खाना न खाए। उन्होंने कहा कि चुनावी ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों व अन्य कर्मचारियों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहनी चाहिए। मतदान के लिए आने वाले वोटर पर कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक अपने पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव डालता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं चुनाव के दौरान माहौल खराब करने या फिर चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वहीं एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने घर नहीं जाएगा, चाहे उसका घर मतदान स्थल के आसपास ही क्यों न हो। किसी हाल में ड्यूटी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। मतदान स्थल के आसपास किसी तरह की भीड़ नहीं लगने दी जाए। पुलिसकर्मी आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन कराएं। किसी को भी वाहन लेकर मतदान केंद्र तक न जाने दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी
और लगभग फाइनल स्टेज पर हम आ गए हैं। आपको पता है कि पंचायत चुनाव एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होता है, चूँकि हम लोग एक फेज़ में करा रहे हैं। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल आपने देखा होगा हम लोगों को मिल गया है और अभी हम लोगों ने लक्सर और खानपुर की ब्रीफिंग की थी। अब यहाँ पर 3 ब्लॉकों की ब्रीफिंग हुई है, रुड़की और नारसन, भगवानपुर। लास्ट ब्रीफिंग हमारी पुलिस लाइन में भी बहादुराबाद की होनी है। पूरे 134 सेक्टर और करीब 18 जोन में और 6 सुपर जोन में इस पूरी एरिया को बांटा गया है। सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 10 तारीख को मतदान होना है और इसके लिए हमने पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की है। लगभग 3000 से ऊपर पुलिसकर्मी और 13 कंपनी पीएसी हमने इसमें डिप्लॉय की है। 133 हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं और 6 इसमें हमने सुपर जोन बनाए हैं एडिशनल एसपी लेवल के। और फोर्स को ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके साथ पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। केदार घाटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश तथा हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का आगाज होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस होने लगी है। हिमालयी क्षेत्रों में निरंतर हल्की बर्फबारी होने से हिमालय की ऊंचाई वाली चोटियां बर्फबारी से धवल होने लगी। निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से काश्तकारों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने के साथ केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ धामों की यात्रा में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में यदि मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, बासुकीताल, मनना धाम, पांडव सेरा, नंदीकुंड, सीला समुद्र सहित ऊंचाई वाले बुग्यालों में मौसम की पहली बर्फबारी हो सकती है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने आज सर्व श्राद्ध के दिन अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान किया। साथ ही मां गंगा से प्रार्थना की है। बता दें कि गंगोत्री धाम में श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तर्पण देने के लिए कई श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ अपने पितरों का पिंडदान किया। पुरानी कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को पृथ्वी में लाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। तब जाकर मां गंगा राज भगीरथ की तपस्या देखकर पृथ्वी पर आई। तब से राजा भगीरथ के पितरों को मुक्ति प्रदान हुई। वहीं हिंदू संस्कृति के अनुसार अपने पितरों को तर्पण देना एक अच्छा कार्य माना जाता है। मां गंगा में पितरों के तर्पण के बाद ही उनके पितरों को मुक्ति और दूसरा जन्म मिलता है। कहा जाता है कि मां गंगा के जल से पितरों को मुक्ति मिलती है। और अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं